दक्षिण भारत की नदियां को दो भागों में बांटा गया है। एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बता दें आपको कि कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो इस वीडियो में हम भारत के प्रायद्वीपीय नदियां को मैप से समझेंगे और बता दें आपको कि यह हमारा ज्योग्राफी का भूगोल का 9वां पार्ट है और नदी का तीसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में अच्छी तरीक़ा से समझे थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सबसे पहले आपको बता देते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय नदियाँ में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है और गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है और इस प्रकार की नदियां प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती है। मतलब प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है गर्मी के मौसम में सूख जाती है और इसका जो पानी का स्रोत है मेन रूप से वर्षा का जल होता है। और बता दें आपको हिमालय नदियाँ के बारे में, तो हिमालय नदियाँ का उद्गम हिमालय से होता है। जितना भी हिमालय नदियाँ होती है हिमालय से निकलती है और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षवाहिनी होती है। वर्षवाहिनी के मतलब हुआ कि सालों भर इसमें पानी रहती है। ठीक है ना, और बता दें क्योंकि पूरे वर्ष पानी रहता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल का स्रोत होता है ग्लेशियर और वर्षा का जल। ग्लेशियर जो पिघलता है ना, तो उसमें पानी जो है नदी में सालों भर आते रहता है और वर्षा का जल, तो याद रखिएगा कि हिमालय नदियाँ का स्रोत जो होता है ग्लेशियर भी होता है और वर्षा का जल भी होता है। दोनों से जो है नदियाँ, हिमालय नदियाँ में पानी रहती है। मतलब कि हिमालय नदियाँ में सालों भर पानी रहती है लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ सूख जाती है। ये आप अंतर समझ लीजिए। और आपको पहले हम बता दें प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं और खाड़ी किसको बोलते हैं। तो देखिए कि प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक तरफ से भूमि से जुड़ा होता है, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। जैसे देखिए यह जो है दक्षिण भारत इस तरह सा है, तो यहाँ पर देखिए इधर आपका जो एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया, एक फिर से आपको देखिए जैसे ये आपका जो है दक्षिण भारत है, तो इधर आपका समुद्र है, इधर भी है पानी है, इधर ही पानी है, तो तीन ओर पानी है, एक तरफ के स्थल है। तीन ओर पानी एक तरफ स्थल, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और एक खाड़ी किसको बोलते हैं ना, कि खाड़ी बोलते हैं तीन ओर स्थल रहता है एक और पानी। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका खाड़ी है, तीन ओर स्थल और एक और पानी रहेगा, उसको बोलेंगे खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। तीन ओर से स्थल रहेगा, एक ओर से पानी रहेगा तो खाड़ी बोलेंगे। और बता दिया आपको प्रायद्वीपीय की बात करें तो तीन ओर से पानी और एक ओर से स्थल रहेगा तो उससे प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात था, आप इसे याद रखिएगा। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण भारत की नदियां को दो भागों में बांटा गया है। दक्षिण भारत की नदियां को दो भागों में बांटा गया है। एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है। तो देखिए दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी, बैगई नदी, ताम्रपानी नदी, ये नदियां जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
और बता दें आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगाबेली, पेरियार और भरतपूजा, ये सभी नदियाँ जो है आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो हम सभी नदियाँ के बारे में जो है अच्छी तरीक़ा से हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है, बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ की अगर बात करें तो देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ आपका हुगली नदी, दामोदर, अभी आपको पहले हम बताए थे। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है, सबसे पहले बता दें आपको दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और झारखंड पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषता क्या है, तो दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। जो दामोदर नदी है हुगली में मिल जाती है। हुगली नदी के बारे में आपको हम गंगा नदी तंत्र में बताए थे कि गंगा नदी जो है ना आगे जाकर दो क्षेत्र में बढ़ जाती है। एक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में आता है, गंगा नदी के धारा को ही हुगली नदी नाम दिया गया है, और एक क्षेत्र जो है जाके बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। वह हम आपको गंगा नदी तंत्र में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से कि दामोदर नदी जो है ना, दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। मतलब कि हुगली नदी का सहायक नदी है दामोदर नदी, हुगली नदी का सहायक नदी है दामोदर नदी। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका हुगली नदी है और दामोदर नदी आपको उसमें मिल गया, तो मतलब हुगली नदी का सहायक नदी है दामोदर नदी, और हुगली नदी आकर कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बता दें आपको उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में अगर बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के पठार से निकलती है और उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इस सिंपल से आप याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड के रांची के पठार से निकलती है और उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बैतरणी नदी की अगर बात करें तो बैतरणी नदी जो है ना ये उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है उड़ीसा में। मतलब कि ये जो बैतरणी नदी है केवल उड़ीसा में ही बहती है। तो आपको ये याद रखना है कि दामोदर नदी हो गया, स्वर्ण रेखा नदी हो गया, अब ब्राह्मणी नदी हो गया, ये तीन नदियाँ झारखंड से निकलती है। लेकिन बैतरणी नदियाँ जो है ना ये आपके उड़ीसा से निकलती है। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ झारखंड से निकलती है, तो आप याद रखिएगा दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी जो है ना ये तीनों नदियाँ निकलती है झारखंड से। लेकिन बैतरणी नदी कहाँ से निकलती है, तो उड़ीसा से निकलती है, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड में। तो अगला स्लाइड यहाँ पे क्या है, देखिए अगला हमारा है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की अगर बात करें तो ब्राह्मणी नदी दो नदियों के मेल से बना है, दो नदियों के मिलने से बना है। एक है आपका शंख नदी और एक है कोयल नदी, ठीक है। शंख नदी और कोयल नदी जब मिलता है तो उसके बाद जो नदी बनती है उसको कहा गया ब्राह्मणी नदी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राह्मणी नदी किन दो नदियों के मिलने से बना है, तो शंख नदी और कोयल नदी के मिलने से। याद रखिएगा कि जहाँ पे मिलता है उसको किस स्थान पे मिलता है शंख नदी और कोयल नदी, तो राउरकेला स्थान पे मिलता है। राउरकेला कहाँ, उड़ीसा में पड़ता है, तो राउरकेला स्थान पे मिलता है उड़ीसा में। अब बता दें आपको कोयल नदी, ब्राह्मणी नदी की विशेषता क्या है, तो ब्राह्मणी नदी जो है झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती है, वहीं से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है, कहलाती है, और आखिर में जाकर बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्राह्मणी नदी आपका जो है ना ये निकलती है कहाँ से, तो बता दें आपको शंख नदी और कोयल नदी के संगम से बनता है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है बैतरणी नदी के नज़दीक में, पास में, ठीक है। अब बात करते हैं हम महानदी के बारे में। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिम्हावा पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिन्हावा पहाड़ी से निकलती है और छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। जो महानदी है ना उड़ीसा के कटक शहर में डेल्टा बनाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। और तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी का सहायक नदी कौन कौन सी है, तो तेल नदी और जोंक नदी जो है महानदी की सहायक नदियां हैं, इससे भी आप याद रखिएगा, ठीक है।
महानदी की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो अगला स्लाइड हमारा है, अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बता दें आपको, गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और बता दें आपको, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी बताए थे आपको। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। आपको हम पहले बता चुके हैं, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है। ठीक है, और बता दें आपको कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं। और ये गोदावरी नदी के तट पर नासिक बसा है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ के बारे में। तो ये आपका है गोदावरी नदी, ये क्या है, गोदावरी नदी। और ये गोदावरी नदी के दाईं तरफ से जो नदी मिलती है ये है मंजीरा नदी। याद रखिएगा, एकमात्र नदी यहाँ पे आपका है जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। बाकी जो है आपको उत्तर दिशा से आके मिलती है बाईं तरफ से। पूर्णा नदी हो गया, पेनगंगा नदी हो गया, वर्धा नदी हो गया, वेनगंगा हो गया, इंद्रावती हो गया और सभी नदी हो गया। और ये सब जो नदियाँ बता दें आपको गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसे आपको पहले हम बता दें कि आप देखिए, पूर्णा नदी और यहाँ पे है सभी नदी और इंद्रावती नदी, ये तीनों तो सहायक नदी है। लेकिन जो प्राणहिता नदी है ये 3 नदी के संगम से बना है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप, पेनगंगा और वर्धा मिला तो आगे बढ़ा, उसके बाद जो है यहाँ पे वेनगंगा आगे आया, उसके बाद यहाँ पे बना तीनों नदी के संगम से बना प्राणहिता। और प्राणहिता कहाँ के मिलती है, तो प्राणहिता के मिलते जाकर गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका गोदावरी नदी का सहायक नदी याद रखेगा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और शबरी। और इधर हो गया आपका मंजीरा। तो ये नदियाँ जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी के बारे में। तो अगर हम बात करें कृष्णा नदी के बारे में, तो कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बता दें आपको कि कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और कोयना नदी को महाराष्ट्र का जीवन धारा या महाराष्ट्र का जीवन रेखा कहा जाता है। कोयना नदी को महाराष्ट्र का जीवन धारा या महाराष्ट्र का जीवन रेखा कहा जाता है। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी के तट पर है, मूसी नदी के तट पर है। और मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। जो कृष्णा नदी है आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा का निर्माण करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। हम आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की अगर बोलें दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बोलें तो आपका होगा कृष्णा नदी। इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी का सहायक नदी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपका उत्तर दिशा से आ रही है, मिल रही है मूसी नदी और भीमा नदी। ठीक है, 2 नदियाँ आपको उधर से मिल रही है। लेकिन यहाँ देखिए दाईं तरफ से मिल रही है कौन कौन सी नदियाँ, दक्षिण से कौन कौन सी मिल रही है, तो दक्षिण से मिल रही है आपका तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है तुंग नदी और भद्रा नदी के संगम से बना है। तुंग नदी और भद्रा नदी मिलने के बाद जो आगे नदी बनती है उसको कहा गया तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और बता दें आपको उसके बाद है आपका कोयना नदी, घाटा प्रवाह और माल प्रवाह नदियाँ जो है ये सारी नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आप याद रखिएगा
कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? भीमा नदी, मूसी नदी, तुंगभद्रा नदी, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी और कोयना नदी। ये सारी नदियाँ जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें कोयना नदी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, जो महाराष्ट्र का जीवन रेखा कहलाती है, महाराष्ट्र का जीवन धारा कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पेन्नार नदी के बारे में। तो पेन्नार नदी की बात करें तो यह कर्नाटक के कोल्लार से निकलता है। कोल्लार जो है कर्नाटक में सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते भी होंगे। और ये पेन्नार नदी जो है कर्नाटक से निकलने के बाद आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। हम बात करें अगर इसकी विशेषता की बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है इसमें पूरे साल इसमें पानी रहता है, और सारी नदियाँ ने पानी सूख जाती है, लेकिन दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जिसमें सालों भर पानी रहता है वह है कावेरी नदी। इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, लेकिन भारत के दक्षिणी गंगा कहा जाता है तो वो याद रखिएगा गोदावरी नदी को। ठीक है। यहाँ पे आगे है वैगई नदी के बारे में बात करें। ये तमिलनाडु से निकलती है पाक की खाड़ी से। आपको यहाँ पे हम बता दें ये पाक की खाड़ी क्या होता है। तो देखिए, जैसे आपको हम बतावें कि ये आपका क्या है, भारत है। ये आपका भारत है, सॉरी फिर से बता दें आपको, जैसे यहाँ पे आपको बता दें ये आपका भारत है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं श्रीलंका, ये श्रीलंका है ना, तो इसके बीच रेखा जो है इसके ऊपर की दिशा की बात करें तो इधर होता है पाक की खाड़ी और इधर होता है आपका खंभात की खाड़ी। इधर क्या होता है, खंभात की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी ऊपर इधर होता है और नीचे होता है खंभात की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी से निकलता है क्या, पाक की खाड़ी से निकलता है वैगई नदी। ठीक है। तमिलनाडु के पाक की खाड़ी से निकलता है वैगई नदी। और बता दें आपको कि मदुरै जो है ना, तमिलनाडु का जो मदुरै शहर है ये वैगई नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ताम्रपर्णी नदी जो है ये तमिलनाडु से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में मिलती है। तो याद रखिएगा ना यहाँ पर दोनों पॉइंट कि जो वैगई नदी है ये पाक की खाड़ी से निकलती है, ताम्रपर्णी नदी जो है मन्नार की खाड़ी से निकलती है। मन्नार की खाड़ी नीचे होता है, पाक की खाड़ी ऊपर होता है, आपका वही बताए थे हम, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ की बात करते हैं। ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो आपको बता दें जो अरब सागर, इधर जो आपका अरब सागर के नाम से जाना जाता है, तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उससे पहले आपको बता दें कि खंभात की खाड़ी होती है। ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में खंभात की खाड़ी रहेगा तो खंभात की खाड़ी मारिएगा। अगर आपका दोनों ऑप्शन रहेगा फिर भी आप खंभात की खाड़ी ऑप्शन मारिएगा। अगर खंभात की खाड़ी नहीं रहे तब आप अरब सागर ऑप्शन मारिएगा आंसर। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियां के बारे में। तो सबसे पहली नदी आपका लूणी नदी। क्या है, लूणी नदी। लूणी नदी जो है ना राजस्थान के अजमेर से अरावली पहाड़ी से निकलती है। अरावली पहाड़ी से निकलती है और गुजरात होते हुए कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाता है। पता ही नहीं चलता कहाँ गया नदी, है ना, पता ही नहीं चलता है कहाँ गया, मतलब विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसका जो है अंत पता नहीं चलता है। याद रखिएगा लूणी नदी जो है राजस्थान के अजमेर के अरावली पर्वत पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान से गुजरात होते हुए कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसकी विशेषता क्या है, तो लूणी नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। लूणी नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है। अगर हम बात करें साबरमती नदी की, तो साबरमती नदी जो है ना राजस्थान के उदयपुर जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। राजस्थान के उदयपुर जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और बता दें आपको, अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद शहर और गांधीनगर जो है ना, ये किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी के तट पर स्थित है। आप इसे याद रखिएगा, ये आपकी एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आगे बात करते हैं माही नदी की। अगर बात करें तो देखिए, ये जो माही नदी है ना, माही नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश की हिमाचल पर्वत श्रेणी। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से माही नदी निकलती है और राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, मतलब बंगाल अरब सागर में गिर जाती है। और बता दें आपको कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछे जाता है एग्जाम में, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है, 2 बार काटती है? तो वह है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा क्या है, इस के बारे में हम आपको पहली वाली वीडियो में ही बताए थे, भारत का परिचय के बारे में। वहाँ पे देखिएगा पहला वीडियो, ज्योग्राफी का पहला पार्ट में आपको कर्क रेखा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं उसके बाद नर्मदा नदी के बारे में बात करें। नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से निकलती है और ये महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ की जो नर्मदा नदी है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है। 87% मध्य प्रदेश में, 1.5% गुजरात में, और ये यहाँ पे जो है 11.5% गुजरात में बहता है, 1.5% महाराष्ट्र में। तो आप याद रखिएगा कि नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, तो वह है आपका मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश की जीवा रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवा रेखा कहा जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है, अभी आपको हम आगे बताते हैं। ज्वारन द्विमुख नदी, ज्वारन द्विमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत, देखिएगा विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है आपका नर्मदा नदी, याद रखिएगा। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती है और विपरीत दिशा में बहती है। नर्मदा नदी और सोन नदी ऐसी नदियां हैं जो एक ही जगह से निकलता है, अमरकंटक से निकलेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मध्य प्रदेश का जबलपुर जो है इसी नदी के तट पर है, मतलब नर्मदा नदी के तट पर है। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है इसी नदी के तट पर स्थित है। चलिए आपको हम बता देते हैं कि भ्रंश घाटी क्या होता है। भ्रंश घाटी क्या होता है सबसे पहले बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका फिगर डेल्टा का है, डेल्टा आपको बताए होंगे पहले के वीडियो में। डेल्टा क्या होता है, जब नदी बहती है ना, तो नदी का जो बहाव होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है ना। नीचे से ऊपर पानी जाएगा? नहीं जाएगा। तो नदी का बहाव जो होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो जब पानी जो तेज़ी से बहता है ना, तो बहते 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 कहीं अगर ऊंचा मिल जाता है तो पानी तो निकल जाता है, लेकिन जो नदी अपने साथ जो है कंकड़ पत्थर मिट्टी सब ढोते लेके आ रहा है, कूड़ा कचरा सब आके एक जहाँ पे जमा हो जाता है, वही जो है डेल्टा कहलाता है। वही क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। और ये जो आपका फिगर है, ये आपका भ्रंश घाटी का फिगर है। जैसे कोई पर्वत जो है, जब पर्वत पृथ्वी के कंपन के कारण, पृथ्वी के आंतरिक कंपन के कारण जो है पर्वत टूट जाता है या पर्वत का हिस्सा दब जाता है, तो उसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पर्वत है और बीच में गड्ढा बन गया, यानी कि भ्रंश घाटी बन गया है। इसको बोल सकते हैं रिफ्ट वैली बन गया। तो भ्रंश घाटी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में हम बात करते हैं। तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जो ताप्ती नदी है यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और यह भी नदी जो है ज्वारन द्विमुख का निर्माण करती है। और ये ताप्ती नदी के तट पर सूरत बसा, ता से सूरज जानते हैं हम लोग, ट्रिक याद रख सकते हैं, सूरत तपता है। तो ताप्ती नदी के तट पर सूरत बसता है, ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मांडवी नदी की। तो मांडवी नदी जो है कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से निकलता है। कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से निकलता है, पश्चिमी घाटी से, जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट से। ठीक है, और ये गोवा होते हुए, कर्नाटक से निकलता है, गोवा होते हुए जाके अरब सागर में मिल जाती है, गिर जाती है।
गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जुआरी नदी की बात करें, ये भी गोवा से निकलता है और अरब सागर में जाकर गिर जाता है। जुआरी नदी गोवा से निकलती और अरब सागर में जाकर गिर जाती है, इसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं बनता है ये वाला जुआरी नदी। अब हम बात कर लेते हैं, लास्ट स्लाइड हमारा है शरावती नदी और गंगा बैरी नदी। ये दोनों नदियां जो है कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। पेरियार नदी और भरतपुरा नदी जो है, ये दोनों नदियां कहाँ मिलती है, तो अरब सागर में मिलती है, लेकिन पेरियार नदी केरल से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। भरतपुजा नदी तमिलनाडु केरल से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। तो भरतपुजा नदी जो है ना, तमिलनाडु और केरल दोनों से संबंधित है और अरब सागर में मिलती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।